हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारी सीटेट के लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं उनमें अभी तक काफ़ी सारी क्लासेज हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। समथिंग कुछ ही चैप्टर रह गए हैं जिनकी थ्योरी आपको कंप्लीट करानी है। उसके बाद हमारे जितनी भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की पेडागोजी की क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएंगी। साथ साथ में ईवीएस और एसएसटी एक साथ में स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो जो आज हमारी सीडीपी की क्लास है उसमें जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है व्यक्तित्व। यानी जो व्यक्तित्व है वो किसे कहते हैं, व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है और मनुष्य मतलब जो सीटेट का एग्जाम है उसमें व्यक्तित्व से अभी तक किस प्रकार से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो व्यक्तित्व है इसे इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सनैलिटी कहा जाता है। व्यक्तित्व का जो सामान्य अर्थ माना जाता है, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी जो व्यक्तित्व है इसे अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी बोला जाता है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। यानी कि जो पर्सनैलिटी वर्ड है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो यूनानी भाषा, या तो यूनानी आएगा या लैटिन भाषा आएगा। जो लैटिन भाषा है उसके पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, यानी जो पर्सोना शब्द है इसका अर्थ होता है मुखौटा। यानी कि जो इसे बोल सकते हैं मुखौटा बोल सकते हैं या फिर इसको मास्क बोल सकते हैं। एक प्रकार से जो पर्सोना शब्द है या जो पर्सनैलिटी शब्द है इसका जो सामान्य अर्थ होता है उसे बोलते हैं मुखौटा यानी कि मास्क। यानी पर्सनैलिटी का अर्थ होता है वो कोई भी चीज, चाहे जो मनुष्य की आंतरिक हो या बाह्य हो, यानी कि इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसकी जो क्या छवि है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या व्यक्तित्व है जो समाज के सामने आता है वो किस प्रकार का है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है, उसे बोला जाता है। जब इस व्यक्तित्व को इसी के आधार पर लोगों को पहचाना जाता है, लोगों को जाना जाता है, उनके बारे में चीज़ों को पता लगाया जाता है, उसी को पर्सनैलिटी कहा जाता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक प्रणालियों की गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है वो व्यक्तित्व का वो पार्ट होता है जो मनुष्य के मनोभौतिक प्रणालियों के गतिशील संगठन है। यानी जो मनोभौतिक प्रणालियां होती हैं उनका एक गतिशील संगठन माना जाता है। इससे जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति का किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जो व्यक्तित्व है, अगर क्वेश्चन में ये आता है मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है उसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो उस पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव का किस चीज पर पड़ता है तो वो पड़ता है मनुष्य के वातावरण का। यानी कि जो एनवायरनमेंट होता है मनुष्य की पर्सनैलिटी पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो वातावरण का पड़ता है, ना कि हेरिडिटी का। हेरिडिटी बोला जाता है वंशानुक्रम को। तो मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है वो उसका वंशानुक्रम निर्धारित नहीं करता है। मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है उसका निर्धारण सबसे ज्यादा वातावरण के अंतर्गत किया जाता है। यानी वातावरण होता है उसी के द्वारा मनुष्य का जो पर्सनैलिटी होती है उसका निर्धारण किया जाता है कि उस व्यक्ति का नेचर कैसा है, उस व्यक्ति की समाज में छवि कैसी है, इन सभी चीजों का निर्धारण। यानी उस व्यक्ति ने समाज के सामने अपना क्या मुखौटा बना रखा है, उसका क्या फेस है, वो मतलब बाय नेचर कैसा है, बाय फेस कैसा है। यानी इन सभी चीजों को डिस्कस क्या चीजें कराती हैं, सबसे ज्यादा इसका प्रभाव वातावरण का पड़ता है और इसी के द्वारा उसके व्यक्तित्व के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचती है। व्यक्तित्व की विशेषताओं को हम निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत करके समझते हैं। सबसे पहले होती है सामाजिकता। यानी एक व्यक्ति का समाज में किस प्रकार का व्यवहार है, वो समाज में अपनी क्या छवि रखता है, क्या पर्सनैलिटी रखता है, इन सभी चीजों का जो प्रभाव होता है वो पड़ता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करना, यानी कि जो व्यक्तित्व है उसका जो मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य विशेषताओं में लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो किस प्रकार के कार्य करता है, किस प्रकार की उसकी पर्सनैलिटी है, कितना उन सभी चीजों के प्रति सजग है, इन सभी चीजों का पता चलता है। उसकी आत्म चेतना कैसी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें कैसा है, इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है। परिवेश के साथ वो समायोजन किस प्रकार से कर पाता है, अपने वातावरण के अनुसार वो खुद को कितना उसे उसके अनुकूल बना पाता है, इन सभी चीजों का पता लगाया जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाया जाता है कि मनुष्य का इस समाज में रहकर उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के जरिए उसकी क्या पर्सनैलिटी है, अनवरत उसका विकास किस प्रकार का हुआ है, इन सभी चीजों यानी कि ये वो चीजें होती हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताती हैं।
भरपूर उत्साह, यानी वो किस चीज के बारे में, किस चीज को लेकर कितना चीजों पर फोकस करता है, इन सभी चीजों को जब एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो मनुष्य का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो सामने आता है, मनुष्य की संपूर्ण पर्सनैलिटी लोगों के सामने आती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है उसे कितने पार्टों में किया जाता है और कैसे कैसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके द्वारा जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो भिन्न भिन्न गुणों और अनुशासनों के आधार पर हम पर्सनैलिटी को कई तरह से वर्गीकृत करते हैं, यानी कई तरीके से वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किया है, यानी जो अनेक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया है कि एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, यानी उनकी जो थिंकिंग, उनका जो विचार था वो लोगों के प्रति कैसा था, उनका नजरिया लोगों को देखने के प्रति कैसा था, इन सभी चीजों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले जो वर्गीकरण है सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो क्या है। सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार, यानी क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे आता है सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर जो मनुष्य का व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है, तो वो मुख्य 3 प्रकार से किया गया है। सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से जो मनुष्य का व्यक्तित्व है उसके कितने टाइप्स हैं, तो 3 टाइप्स का मनुष्य का वर्गीकरण रखा गया है। सबसे पहले अंतर्मुखी व्यक्तित्व, उसके बाद है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उसके बाद है उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इन तीनों का अर्थ क्या होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वो होता है एक ऐसा मनुष्य जो खुद में रहता है, खुद के बारे में चीजें सोचता है, खुद को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानता है, या तो वो खुद को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानता है। उसका इसमें व्यक्तित्व जो होता है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी पॉइंट आ सकता है। तो जो व्यक्ति खुद के बारे में चीजें ज्यादा सोचता है, सबसे पहले यानी अपनी ही आंतरिक संरचना में खोया रहता है, उसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बोला जाता है। बहिर्मुखी जो बाहर की चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है, लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है, सोशली ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करता है, उसे रखा जाता है बहिर्मुखी में। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के बीच की कड़ी होती है। जब इन दोनों की जो विशेषताएं होती हैं, इन दोनों को मिला के जो उनकी विशेषताएं हैं, जब उसके व्यक्तित्व को एक अलग प्रकार से रखा जाता है तो व्यक्ति आते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व में, यानी जो उभयमुखी व्यक्तित्व है उसके अंतर्गत उन्हें रखा जाता है, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तियों की जो विशेषताएं हैं, दोनों प्रकार के व्यक्तियों की जो इंटेलिजेंस है, दोनों प्रकार के व्यक्तियों की जो निगेटिविटी है, वो सारी चीजें जब एक ही व्यक्ति में शामिल कर दी जाती हैं तो वो आता है उभयमुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं सृजनात्मकता शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। सृजनात्मकता शक्ति के आधार पर जो मनुष्य की पर्सनैलिटी है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो वो है सृजनात्मक व्यक्तित्व और असृजनात्मक व्यक्तित्व। इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक बोला जाता है सृजनात्मक व्यक्तित्व, एक होता है असृजनात्मक। सृजनात्मक व्यक्तित्व वो व्यक्तित्व होता है जिसमें मनुष्य को हमेशा कुछ नया यानी कुछ न्यू करने की जो चाह होती है वो रहती है। असृजनात्मकता में होती है मनुष्य खुद को उस चीज के अकॉर्डिंग, यानी जो चीज उसे जैसी मिलती है उसी के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, यानी कोई भी चीज जैसी है, यानी जैसे कि वातावरण उसी के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना। यानी जैसी उसे चीजें मिल रही हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना किस में आएगा, असृजनात्मकता व्यक्तित्व में। यानी कि उसे मतलब किसी भी चीज को नया करने की, कुछ स्पेशल करने की या कुछ स्पेशल होने की कोई भी चाह नहीं होती है, खुद को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। सृजनात्मक व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका मतलब होता है कि जो चीजें हैं उन्हें एक प्रकार से डिफाइन किया जाए, उन्हें कुछ न्यू चेंज करके किया जाए, कुछ स्पेशल किया जाए अपने लिए, उस हिसाब से। यानी एक प्रकार से जो सृजनात्मकता वाले लोग होते हैं उस कैटेगरी में आता है, उसे कुछ रचनावादियों की तरह से आता है तो उसे रखा जाता है सृजनात्मक व्यक्तित्व में। उसके बाद थर्ड जो डिवाइडेशन किया गया है स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, यानी कि मनुष्य का जो बाय नेचर है उसके आधार पर जो पर्सनैलिटी है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है उग्र स्वभाव व्यक्तित्व, यानी कि एक व्यक्ति का उग्र स्वभावी व्यक्तित्व वो होता है जो बहुत ज्यादा एकदम क्रोधी होने लगते हैं, एकदम चिड़चिड़े होने लगते हैं, वो व्यक्ति किस में रखे जाएंगे, उग्र स्वभावी व्यक्तित्व में।
जैसे ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उन व्यक्ति को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। एक व्यक्ति है जो हमेशा शांत रहता है, खुद के बारे में सोचता रहता है, उसे दूसरी किसी भी चीज़ों के बारे में रचना करने की आदत नहीं है, वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा अंतर्मुखी में। जैसे कि एक इंसान ऐसा है जिसे जैसी लाइफ स्टाइल मिली होती है उसके हिसाब से उसे कुछ नया करने की चाह होती है, कुछ नया करने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति किस में आएगा, सृजनात्मक व्यक्तित्व वाले में। असृजनात्मक में एक व्यक्ति ऐसा है या एक बालक ऐसा है कि जिसे जिस चीज को जिस प्रकार से प्रदान कर दिया जाए वो खुद को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, चाहे वो चीज उसके लिए अच्छी हो या बुरी हो, वो किस में आएगा, असृजनात्मक व्यक्तित्व में। उसके बाद है चिंताग्रस्त व्यक्तित्व। एक व्यक्तित्व ऐसा होता है, एक पर्सनैलिटी व्यक्तियों की ऐसी भी बन जाती है जो हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर चिंतित रहते हैं, किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं, तो वो किस में आएंगे, चिंताग्रस्त में। ये किस चीज के आधार पर है, स्वभाव के आधार पर। उग्र स्वभाव, चिंताग्रस्त स्वभाव, निरुत्साही, उत्साही, ये सारी चीजें पढ़ने से ही पता चल रही है कि जब स्वभाव के आधार पर मनुष्य की पर्सनैलिटी का वर्गीकरण किया जा रहा है तो उसी के आधार पर इन सभी चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। निरुत्साही यानी किसी चीज के प्रति एकदम उत्साह नहीं होना, किसी चीज के प्रति ये नहीं होना कुछ स्पेशल हो रहा है तो बहुत ज्यादा खुश होना, कुछ स्पेशल करने की खुद से कोशिश करना, ऐसी चीजों को, ऐसे व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें निरुत्साही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बोला जाता है। उत्साही व्यक्तित्व किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा होप रखना चीजों से कि अब ये करेंगे वो करेंगे, मतलब कुछ स्पेशल करने की कोशिश करना, कुछ स्पेशल चीजों को लेकर खुद के बारे में नई नई सोच बनाना, नई नई थिंकिंग बना रहा, उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाना, एडवांस में उन सभी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा खुशी जाहिर करना, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन से होते हैं, उत्साही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट है मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। मूल्यों के आधार पर जो पर्सनैलिटी है उसका डिवाइडेशन कैसे किया गया है, इन मूल्यों को कैसे रखा गया है। सैद्धांतिक मूल्य, मनुष्य के सिद्धांत के आधार पर जो मूल्य है, सिद्धांत के आधार पर जो व्यक्तित्व है उसे इसके बारे में वर्गीकृत किया जाएगा। आर्थिक मूल्य के आधार पर, सामाजिक मूल्य के आधार पर, राजनीतिक मूल्य के आधार पर, धार्मिक मूल्य के आधार पर और सौंदर्यात्मक मूल्य के आधार पर। यानी इन सभी चीजों में अगर समाज को लेके क्वालिटी है, राजनीति को लेके बहुत ज्यादा स्पेशलिटी है किसी व्यक्ति में तो उसमें राजनीतिक मूल्य होंगे, धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आस्थावान है कोई व्यक्ति तो उसमें धार्मिक मूल्य होंगे। सौंदर्यात्मक यानी एक व्यक्ति ऐसा है जिसे बहुत ज्यादा सजना संवरना, ये सब खुद को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करना, ऐसा व्यक्ति है तो ये किस में आएंगे, सौंदर्यात्मक मूल्य में आएंगे। उसके बाद है एक व्यक्ति है जिसे पैसे कमाने की बहुत ज्यादा ये रहता है कि उसे पैसे बहुत ज्यादा कमाने हैं, हर चीज को इस प्रकार से करना कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो सके, अपनी बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल दूसरों को शो ऑफ करने की आदत होना, ये किस में आएंगे, आर्थिक मूल्य में। सिद्धांतवादी व्यक्ति तो हर चीज को तभी करना कि ये चीज मेरे लिए सही है, लोगों के लिए बुरी तो नहीं है, लोगों पर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये किस में आएंगी, सैद्धांतिक मूल्य में। तो आई होप इन्हें आप लोगों को ये सारी चीजें जो मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, वैसे मूल्य के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है शारीरिक संरचना के आधार पर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो इसी वर्गीकरण से पूछे जाते हैं। अभी तक सीटेट में जहां तक क्वेश्चन देखे गए हैं 90% क्वेश्चन हर साल एग्जाम है उसमें यहीं से पूछे जाते हैं। शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर जो पर्सनैलिटी है उसको डिवाइड कितने पार्ट्स में किया गया है और कैसे किया गया है। तो इसका जो डिवाइडेशन किया गया है इसके 3 प्रकार हैं। ये जो 3 प्रकार हैं वो है लंबकाय शारीरिक संरचना, सुडौलकाय शारीरिक संरचना, गोलकाय शारीरिक संरचना। लंबकाय शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति तो ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति में बहुत ज्यादा उत्साही होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जिसे अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा अच्छा शो ऑफ करने की आदत होती है। ऐसे व्यक्ति हैं जो कम चिड़चिड़े होते हैं, वो होते हैं लंबकाय में। सुडौलकाय के व्यक्ति जिन्हें लड़ने झगड़ने में, यानी एक प्रकार से जो क्षत्रिय लोगों की आदतें होती है, जैसे हम लोग SST में पढ़ते हैं क्षत्रिय लोग हैं, उन्हें लड़ना झगड़ना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, वो सारे लोग आएंगे सुडौलकाय में। उसके बाद है गोलकाय संरचना वाले व्यक्ति जो खाने पीने में ज्यादा ध्यान देते हैं, खुद को बहुत ज्यादा स्पेशल समझना, खाने पीने के प्रति ज्यादा सजग रहना, पढ़ने लिखने में इन लोगों को कम मन लगता है लेकिन जो ये दोनों हैं इन्हें पढ़ने लिखने में ज्यादा ध्यान देना, ऐसी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय यानी 3 शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार पे किया है, 3 प्रकार से किया गया है।
लंबकाय शारीरिक संरचना, सुडौलकाय शारीरिक संरचना, यानी इन तीनों के अगर नाम दे दिए जाएंगे और निम्न में से ऐसा कौन सा है, या फिर फोर्थ इनमें से किसी को दे दिया जाए तो शारीरिक संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण नहीं है। आई होप कि आप इनमें से जो क्वेश्चन है इनका आंसर लगा सकते हो। आई होप आपको पर्सनैलिटी के बारे में जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इनसे आने वाले पर्सनैलिटी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वो सीडीपी का पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, दोनों के लिए पर्सनैलिटी से आने वाले क्वेश्चन आई होप कि आप इस क्लास से आने वाली जितनी भी थ्योरी आपको कराई गई है उस सभी से बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए पर्सनैलिटी की थ्योरी में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।